अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सेमनी अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली जो है हम ये जो लेक्चर्स कर रहे हैं ये हमारा जो है वीक 8 का बेसिकली लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम सिंथेटिक एनालिसिस, हमने लेक्सिकल एनालिसिस पहले पढ़ लिया था, सिंथेटिक एनालिसिस पढ़ेंगे और प्रोग्राम्स लाइसेंस के ऊपर करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा जो है ट्रिकी चैप्टर इसलिए है क्योंकि थोड़ा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो है समझना है आपने। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सिंथेटिक एनालिसिस क्या होता है? सिंथेटिक एनालिसिस डिफाइंड एज analysis that tell us the logical meanings of certainly given sentence or part of those sentence. In simple words, synthetic analysis is the process of analyzing natural language with the rule of formal grammars. मतलब क्या है यहाँ पे कि सिंथेटिक एनालिसिस को जो है ना डिफाइन बेसिकली जो है कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है कि जैसे हम बेसिकली ये समझा सकते हैं कि भाई किसी सेंटेंस या उसके पार्ट को लॉजिक मीनिंग, उसके पार्ट्स की लॉजिक मीनिंग बेसिकली जो है वो क्या है। देखो, सिंथेटिक एनालिसिस जो है ना एक तरीके से एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें बेसिकली आप नेचुरल लैंग्वेज को क्या कर रहे होते हो, फॉर्मल ग्रामर के रूल्स के जरिए जो है आप एनालाइज किया जाता है। ठीक है, it analyzes the synthetical structure and check if the given input in the correct syntax of the programming language or not. मतलब कि सिंथेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको एनालाइज किया जाता है और बेसिकली चेक करते हैं कि भाई गिवन जो इनपुट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो बेसिकली करेक्ट सिंटेक्स में है या नहीं है। ठीक है, सिंटेक्स एनालिसिस इन कंपाइलर डिजाइन प्रोसेस कम आफ्टर द लेक्सिकल एनालिसिस फेज। मतलब कि भाई लेक्सिकल एनालिसिस जो होता है ना कंपाइलर डिजाइन प्रोसेस में जो होता है वो मतलब कि सिंथेटिक एनालिसिस जो होता है ना कंपाइलर डिजाइन प्रोसेस में जो है लेक्सिकल एनालिसिस फेज के बाद आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सिंथेटिक एनालिसिस। ठीक है, सिंथेटिक एनालिसिस बेसिकली असाइन अ semantic structure to text. It is known as syntax analysis or parsing. The word parsing is originated from the Latin word parse, which is mean part. मतलब अब यहाँ पे क्या होता है, सिंथेटिक एनालिसिस टेक्स्ट को जो है ना एक सिमेंटिक स्ट्रक्चर जो है वो असाइन करता है और उसे सिंटेक्स एनालिसिस या फिर जो है पार्सिंग, जो है पार्सिंग भी कहा जाता है। अब पार्सिंग बेसिकली जो है लैटिन वर्ड के अंदर उसको पार्स से बेसिकली आया है और जिसका मतलब पार्ट है। ठीक है, और सिंथेटिक एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज की जो है ना सिंटेक्स को डील करता है। अब आपके पास यहाँ पे जो है एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के तौर पर है, जैसे एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, स्कूल गो अ बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे सिंटेक्स एनालिसिस क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसको समझो। ये सेंटेंस जो है ना लॉजिकली जो है अगर आप समझो तो ये अपने मीन कन्वे नहीं करता। कैसे कन्वे नहीं कर रहा? देखो, स्कूल गोवा बॉय, तो समझ में आ रहा है कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, तो नहीं स्कूल गोवा बॉय, कि स्कूल जा रहा है बच्चे का ऐसा। तो इस मीन के लॉजिकली अपने मीनिंग जो है, कोई भी मीनिंग जो है ये कन्वे नहीं करता और इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो सिंटैक्टिक एनालिसिस क्या करता है? सिंटैक्टिक एनालिसिस ये बताता है कि सेंटेंस की लॉजिक मीनिंग सही है या नहीं, इसकी लॉजिक मीनिंग सही है या नहीं, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं, ये चीज़ें ये बताता है। ठीक है, सिंटैक्टिक एनालिसिस। अब जैसे यहाँ पे अगर इसका करेक्ट सेंटेंस बनाया जाएगा तो वो क्या बनेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका अगर करेक्ट सेंटेंस बनाए तो वो क्या बनेगा? वो ये बनेगा, अब वाई, ठीक है, अब वाई गोज, अब वाई गोज टू स्कूल। ये बेसिकली जो है सेंटेंस बन जाए। मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं तुम लोगों को दूं तो वो इस तरीके से है, ये सेंटेंस जो मैंने आपको बनाया है, अब वाई गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस लॉजिकली और ग्रामेटिकली भी क्या है, करेक्ट है। तो सिंटैक्टिक एनालिसिस के बेसिकली जरिए ये पता चलता है कि भाई सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बेसिकली है अब वाई। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये सब्जेक्ट है। सही है, उसके बाद जो है वर्ब मेरे पास यहाँ पे क्या है, गोज, मतलब जा रहा है, ये वर्ब है मेरे पास। सही है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ जो है मतलब एक सही स्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो बना रहे हैं, ये आपको जो है सिंथेटिक एनालिसिस बताता है। सही है, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास जो है यहाँ पे, अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या सिचुएशंस है। अब यहाँ पर अगर मैं कोड देता हूँ तुम्हें, जैसे कि भाई इंट मेन, ठीक है, ये ब्रेसेस आ गए आपके पास, इंट ए 5। तो ये सी प्लस प्लस का कोड है आपके पास, सी आउट ए। आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एंड एल और रिटर्न करवा देंगे, यहाँ पे रिटर्न 0। ठीक है, यहाँ पे ऑफ। इस प्रोग्राम के अंदर ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या हो रहा है थोड़ा सोचो। देखो भाई, ये कोड जो है ना एक तरीके से सिंथेटिकली जो अगर आप देखोगे, सिंथेटिकली जो देखोगे वो करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो, इसलिए क्योंकि देखो इंट ए इजिकल्स टू 5 के बाद जो है ना आपने सेमी कॉलन मिसिंग है। मैंने यहाँ पे लिखा था इंट मेन इंट ए इजिकल्स टू 5। इधर आपने अगर सी प्लस प्लस या फिर सी प्रोग्रामिंग को पढ़ी हो तो उसके अंदर हमेशा जब भी आप मतलब कि कोई खत्म करते हो इंट ए या फिर प्रिंट है, अब सी के अंदर तो प्रिंट एफ के बाद जो आप प्रिंट कराते हो उसमें भी आता है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन इंट ए 5 था, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था, तो सेमी कॉलन यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो सिंटैक्टिक एनालिसिस इस एरर को क्या करेगा, इस एरर को डिटेक्ट करेगा और करेक्ट सिंटैक्स की बेसिकली जो है वो आपको एक ज़रूरत बताएगा। करेक्ट कोड बेसिकली इसका क्या होगा, करेक्ट कोड ये होगा कि यहाँ पे इंट ए इज इक्वल्स टू 5
और यहाँ पे ये सेमी कॉलन इस तरीके से आ जाएगा, और इधर कमेंट भी दे सकते हैं कि भाई सेमी कॉलन एडेड। ठीक है, सेमी कॉलन एडेड, तो ये बेसिकली आपके पास, और ठीक है हमारे पास रिटर्न में भी नहीं था सेमी कॉलन, वहाँ पे भी आ गया। एडल जो प्रिंट करवा रहे होते हैं सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज दोनों में हमारे पास सेमी कॉलन आता है। ठीक है, तो क्या करेक्ट कोड के क्या हुआ, करेक्ट कोड के सिंटैक्स के जरिए हमने प्रोग्राम लॉजिकली और ग्रामेटिकली क्या कर दिया, सही बेसिकली स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, जिससे बेसिकली कंपाइलर इस कोड को क्या सही तरीके से क्या करेगा, इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट बेसिकली कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे आपके पास डिफरेंस बिटवीन लेक्सिकल एंड सिंटैक्टिक एनालिसिस, दो सेंटेंसेस दिए हुए, एवरी गार्डनर लाइक द सन, मतलब कि हर गार्डनर को सूरज बेसिकली पसंद है, और लाइक सन दे एवरी गार्डनर, मतलब कि जैसे सूरज हर गार्डनर को, ये दो आपके पास। अब इन बोथ सेंटेंसेस ऑल द वर्ड आर द सेम, बट ओनली द फर्स्ट सेंटेंस इज सिंथेटिकली करेक्ट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल, कि जो पहला आपका सेंटेंस है कि गार्डनर लाइक द सन, कि भाई हर गार्डनर को सूरज पसंद है, तो ये इजीली आपको समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल है। बट नेक्स्ट वन जो है लाइक सन द एवरी गार्डनर, वो आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द एम ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस इज इन डाटा क्लीनिंग एंड फीचर एक्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ टेक्निक। कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे स्टेमिंग, लिमिटाइजेशन, करेक्टिंग वर्ड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन जो है कि मैं आगे तुम लोगों को बताऊंगा, इसका पूरा एक टॉपिक जो है, टॉपिक जो मैंने डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें मैं तुम लोगों को प्रॉपर जो है ये समझाऊंगा। ठीक है, इसको इतना डिटेल में नहीं करूँगा, बट मैं भी तुम्हें सिर्फ ये बता देता हूँ। अब देखो, लेक्सिकल एनालिसिस का बेसिकली जो है मकसद क्या होता है कि डाटा क्लीनिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन जो है ना, उसमें बेसिकली टेक्निक, मतलब कि कौन सी टेक्निक है, जैसे स्टैमिंग, लिमिटाइजेशन को बेसिकली और आपके पास मिस स्पेल वर्ड को क्या करना है, करेक्ट करना बेसिकली शामिल है। और सिंथेटिक एनालिसिस का मकसद क्या होता है कि भाई सेंटेंस में जो है ना वर्ड का रोल बेसिकली क्या है। ठीक है, वर्ड का रोल क्या है, या फिर वर्ड के बीच रिलेशनशिप्स को जो है इंटरप्रेट करना, या सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझना, ये सारी चीज़ होती है। अब सिंथेटिक एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, सिंथेटिक एनालिसिस की बेसिकली जरूरत क्यों है, व्हाई डू यू नीड सिंथेटिक एनालिसिस, चेक इफ द कोड इज वैलिड ग्रामेटिकली, मतलब कि कोड की जो है ना वैलिडिटी को चेक करना होता है, मतलब कि वैलिडिटी इसको कोड की, कि भाई ये इंश्योर करता है कि भाई कोड जो है ना ग्रामेटिकली सही है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है द सिंथेटिकल एनालाइजर हेल्प यू टू अप्लाई रूल्स टू द कोड, मतलब सिंथेटिक एनालाइजर कोड्स पर जो है ना रूल अप्लाई करने में मदद करता है। और थर्ड आपके पास होता है हेल्प यू टू मेक श्योर दैट ईच ओपनिंग ब्रेसेस हैज अ करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग बैलेंस, मतलब कि भाई ये बेसिकली चेक करता है कि हर ओपनिंग ब्रेस के जो है ना करस्पॉन्डिंग क्लोज ब्रेसेस है या नहीं, मतलब कि जैसे कि आपके पास प्रोग्राम है सी का, तो आप ओपनिंग ब्रेसेस आपने बनाया था और आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं है, तो ये फिर आपके पास वो चेक करता है कि भाई आपका ओपनिंग ब्रेसेस है, क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं है, सेमी कॉलम्स हैं, सेमी कॉलम नहीं है, इस तरीके से। डिक्लेरेशन और टाइप, मतलब कि भाई ईच डिक्लेरेशन हैज अ टाइप, ठीक है, एंड दैट द टाइप मस्ट बी एग्जिस्ट, मतलब ये कि भाई ये कंफर्म करता है कि हर डिक्लेरेशन का जो है टाइप सही है, और वो टाइप बेसिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओरली तुम लोगों को मेरे माइंड में एक एग्जांपल आ रहा है, वो थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मेरे पास इंट मेन है, इंट मेन के बाद मेरे पास जो है आपका कर्ली ओपन हो गया। ठीक है, फिर मैंने जो है आपके पास इंट ए 10 ले लिया और मैंने सेमीकोलन लगा दिया, फिर इफ ए ग्रेटर देन 5, फिर उसके बाद सी आउट लगा दिया और प्रिंट करवा दिया। अब इफ की सिचुएशन किस तरीके से, ये मैं बताता हूँ। देखो, इफ अगर ए ये इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे यूँ है, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, तो इधर मिस्टेक क्या है, इधर मिस्टेक ये है कि ये कोड जो है ना सिंथेटिकली करेक्ट नहीं है। सिंथेटिकली करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट की जो पैराथेसिस है ना वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं है, तो ये है, ये प्रॉपर्ली क्लोज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्या थी, ये करेक्शन थी इसकी, इस तरीके से आपने जो है इसकी ग्रामेटिकली ये करना होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोग्राम स्लाइसिंग। प्रोग्राम स्लाइसिंग क्या होता है कि the essential idea of program slicing is to identify only those statements that are of relevance to the slicing criteria and I those that affect or are affected by some statements। मतलब प्रोग्राम स्लाइसिंग एक बेसिक आइडिया बेसिकली जो है ये है कि सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो स्लाइसिंग, ठीक है, क्राइटेरिया के जो है ना के लिए मतलब रेलिवेंट है, यानी बेसिकली जो स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है या उससे बेसिकली अफेक्टेड होते हैं, वो बेसिकली है। अब प्रोग्राम स्लाइसिंग एक ऐसा हिस्सा होता है प्रोग्राम का जो एक गिवन, ठीक है, क्राइटेरिया के हवाले से जो है ना इनिशियल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बिहेवियर को जो है ना बेसिकली क्या करता है, सेम रखता है, मतलब लेकिन साइज में क्या होता है, छोटा हो सकता है। ठीक है, और स्लाइसिंग कैन मूव इन टू डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। स्लाइसिंग जो होती है ना वो बेसिकली दो डायरेक्शन में किया जाता है, एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो फॉरवर्ड स्लाइसिंग का मतलब ये है कि हम प्रोग्राम के ना सिर्फ उन पार्ट्स को देखते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेटेड है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड भी है और उसमें सम भी है,
तो हम बेसिकली हमें जो चीज़ पूछी जा रही है हम उसको देखते हैं। सही, ये प्रोग्राम स्लाइसिंग है। मतलब हम उस पार्ट को देखते हैं जिसके मतलब के पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मेरे पास स्टेटमेंट है कि मुझे सम देखना है तो मैं सम वाले प्रोग्राम्स को देखूंगा। प्रोग्राम स्लाइसिंग एक और चीज़ है कि प्रोग्राम स्लाइसिंग जो है ना, एक मतलब के एक छोटा बेसिकली हिस्सा होता है प्रोग्राम का जो किसी ना स्पेसिफिक स्टेटमेंट के बिहेवियर को, ठीक है, वही रखता है। अब ये आपके पास दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी, बैकवर्ड स्लाइसिंग और फॉरवर्ड स्लाइसिंग। अब बैकवर्ड स्लाइसिंग क्या चीज़ होती है हम इसको पढ़ लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल्स and identify the statements that influence their values. It is useful for understanding the cause of a particular variable values. क्या है यहाँ पे कि बैकवर्ड स्लाइसिंग ये होती है, ये बेसिकली प्रोसेस है। मतलब ये वेरिएबल या वेरिएबल के सेट से शुरू होता है और आइडेंटिफाई करता है कि उन स्टेटमेंट को जो बेसिकली उसकी वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब ये पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को क्या करती है, कॉज को समझाने के लिए यूजफुल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोग्राम है कि इंट मेन मैंने बनाया। ठीक है, यहाँ पे ये भी समझा दूंगा, पहले ही समझा रहा हूँ। इंट मेन बनाया, फिर मैंने उसको जो है ओपनिंग की ब्रैकेट की। ठीक है, और उसके बाद जो है इंट ए इज इक्वल्स टू, इंट ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो है आपके पास 5 हो गया। फिर मेरे माइंड में आई थी, जैसे कि आपके पास, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ लिख के। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पर आपके पास है इंट मेन। ठीक है, इंट मेन के पास ये आ गया, आपके पास ये आपके पास ओपनिंग को आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास जैसे कि भाई इधर मैंने कर दिया इंट ए इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है, मैंने टोटल जो है 4 स्टेटमेंट जो है ले ली। ठीक है, इंट ए 5 हो गया, फिर बी इंट बी क्या हो गया मेरे पास, ए प्लस 10, ये मेरी स्टेटमेंट 2 है ये आपके पास। फिर उसके बाद जो है फिर मेरा इंट सी, ठीक है, इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे सेमी को। ठीक है, और सी आउट लगा देंगे प्रिंट कराने के लिए, स्टेटमेंट 4 यही है, और रिटर्न करा देंगे। अब ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या नहीं है इसको थोड़ा समझ लो। देखो भाई, बैकवर्ड स्लाइसिंग के अंदर क्या चीज़ है, ये पूरा स्टेटमेंट मैं लिख दिया आपको। बैकवर्ड स्लाइसिंग के अंदर ये होता है कि अगर मान लो, ठीक है, हम सी की वैल्यू जो है समझना चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई हम सी की वैल्यू को समझना चाहते हैं। अब सी की वैल्यू हमारे पास है क्या, सी की वैल्यू मेरे पास है कि इंट सी, ये मेरे पास वैल्यू है इंट सी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई टू, ये आपके पास ये हो गया। ठीक है, अगर मैं सी की वैल्यूज को समझना चाहता हूँ तो उसकी जो बेसिकली, ठीक है, तो बैकवर्ड स्लाइसिंग यहाँ पे कैसे होगी, तो बैकवर्ड स्लाइसिंग से हम क्या देखते हैं, बैकवर्ड स्लाइसिंग से हम ये देखते हैं कि भाई सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, अब सी की कैलकुलेशन बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है, मतलब कि स्टेटमेंट 3 से स्टेटमेंट 2 की तरफ। सही है, मतलब कि सी की वैल्यू बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है भाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट बी, ठीक है, ए प्लस 10। सही है, उसके बाद बी की वैल्यू ए की वैल्यू पर डिपेंड करता है भाई, क्योंकि ए यहाँ पर है। तो इंट ए इज इक्वल्स टू 5। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर सी को आपने समझना है तो आप हमें बी और ए की कैलकुलेशन को भी जो है देखना होगा। अगर सी को समझना है तो हमने बी और ए की कैलकुलेशन को भी जो है वो समझना होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, सही है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि कंप्यूट बैकवर्ड स्लाइस ऑफ कोड फॉलोइंग द अबव फिगर्स बाय यूजिंग क्राइटेरियन एस। आपके पास जो है ये आपके पास आ गया और यहाँ पे सम आपके पास है। ठीक है, अब ये कोड दिया हुआ है आपके पास, हमेशा याद रखना कि ये जो बना हुआ है आपके पास वन, ये कोड के सारे नंबर्स लिख दिए पेपर के अंदर या कहीं पे भी। जब आपके पास कोड आएगा आपने इस तरीके से नंबर्स लिख देने, 1 2 3 फिर 4, ऐसे आपने नंबर्स लिख देने। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जैसे इंट आई इंट सम, अब बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास टोटल जो है ये 7 है। ठीक है, अब ये 7 है, मैं आपको इधर बता देता हूँ। ठीक है, अब जहाँ पे आपके पास ये आ रहा था ना, क्लोजिंग आ रही होती है, इसकी कोई नंबर्स नहीं होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपने फिर टोटल जो है ए। ठीक है, अब इधर आपने जो है सम को देखना है। मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली बैकवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड बेसिकली जो है ना, आप जो है नीचे की तरफ से देख रहे होते हैं। नीचे की तरफ से अब आपने सम की वैल्यूज को, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट भी है सम भी है, तो हम जो जो सम के रिलेटेड होगा ना हम उसे लेंगे। जैसे कौन कौन सी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे भाई इंट आई लेना इंपॉर्टेंट है मेरा, इंट सम लेना इंपॉर्टेंट है, 2 हो गया। फॉर का लूप चल रहा है, फॉर के लूप भी लेंगे हम, और फिर हम इसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 लेंगे। प्रोडक्ट में नहीं लेंगे और सम को प्रिंट करवा देंगे। ये हमारे पास है। तो बेसिकली हमारा जो है वो चलेगा किस तरीके से, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे से, तो क्या होगा 7। ठीक है, तभी वहां पे लिखा हुआ था 7 S 7। ठीक है, 7, फिर उसके बाद आपके पास 5, फिर 4, फिर 2 और फिर 1, इस तरीके से आपका जो है ना ऐसे चलेगा। ये आपके पास मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 7 हो गया,
एक एरो बना दो। 7 के बाद फिर मेरे पास 5 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 2 हो गया, और फिर उसके बाद 1 हो गया। इस तरीके से आपके पास ये होगा। आगे इसका सोल्यूशन भी मैंने करा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, 7 हो गया, 5 हो गया, और फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, और फिर आप इसको रीअरेंज करके लिख दो प्रॉपर्ली। रीअरेंज करके क्या कि जो 1 था आपके पास वो आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, 5 आ गया, और फिर उसके बाद ये आ गया। ये देखो जो ओपनिंग है इसकी क्लोजिंग आप लिखोगे ऐसे ही, नंबर्स में काउंट नहीं होती, क्योंकि फॉर लूप के अंदर जो है आपके पास जो है ब्रेसेस लगते हैं ये, तो उसकी क्लोजिंग भी आती है। इस तरीके से आपने ये वाला जो है बैकवर्ड स्लाइसिंग हो। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, नीचे से आप शुरू करोगे कि 7 हो गया, फिर उसके बाद आपका 5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। फॉरवर्ड, अब इसका जो है ना एक और पार्ट होता है जो कि होता है फॉरवर्ड स्लाइसिंग। फॉरवर्ड जो होता है ना वो ऊपर से होता है, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। बैकवर्ड हमेशा नीचे से चल रहा होता है, ठीक है। अब इधर सम की बात करें तो हमने सम वाली वैल्यूज को प्रोडक्ट्स भी दी यहाँ पे, ठीक है। अब इधर जो है फॉरवर्ड स्लाइसिंग है कि भाई स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट और अ पॉइंट इन द प्रोग्राम एंड आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट एंड इट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड स्लाइसिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, मतलब एक स्टेटमेंट या प्रोग्राम का ना किसी पॉइंट से शुरू होती है, मतलब प्रोग्राम के किसी पॉइंट से शुरू होती है और आइडेंटिफाई करती है कि उन स्टेटमेंट के जो उस स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट की कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए यूज होती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी मतलब कि वैसे ही वही जो मैंने आपको पूरा प्रोग्राम बताया था पहले वाला, उसी को लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने 4 स्टेटमेंट ले लिए, इंट मेन ले लिया, फिर इंट ए 5 हो गया, फिर इंट बी जो है ए प्लस 10 हो गया, इन सी बी मल्टीप्लाई 2 हो गया, आपने प्रिंट कराने के लिए सी आउट और सी कर दिया, और फिर उसके बाद रिटर्न करवा दिया। जो मैंने पहले वाला लिया था आप उसको दोबारा लिख लेना अपनी कॉपी में, मैंने वो लिख के दिखाया था पूरा बैकवर्ड के अंदर। अब यहाँ पे असल में समझो कि हो क्या रहा है। अब आप मान लो कि भाई हम ए की वैल्यू, क्योंकि यार फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, ऊपर से देखते हैं हम, बैकवर्ड मैंने आपको क्या बताया था, नीचे से देखते हैं, तो इसलिए हमने बैकवर्ड जो एग्जांपल बताई थी हम सी से स्टार्ट कर रहे थे कि भाई सी की वैल्यू जो है बी पर रिप्रेजेंट कर रही है और बी की वैल्यू ए के ऊपर कर रही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट डिपेंड कर रही है दूसरे के ऊपर। अब फॉरवर्ड के अंदर वन से स्टार्ट से ऊपर से देखेंगे, ठीक है। तो तो मान लीजिए ए की वैल्यू हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 है, फॉरवर्ड स्लाइसिंग से हम क्या देखते हैं कि ए की वैल्यू को बेसिकली क्या इंपैक्ट है। अब ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से क्या हो रहा है, यूज होती है, तो वो आपका स्टेटमेंट 2 हो गया, और बी की वैल्यू सी की वैल्यू में यूज होती है स्टेटमेंट 3, और सी की वैल्यू को सी आउट स्टेटमेंट से क्या किया जा रहा है, प्रिंट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए की वैल्यू बेसिकली, ए की वैल्यू को देखने से हम ये समझ सकते हैं कि वो बेसिकली बी सी और सी आउट स्टेटमेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है। ए स्टेटमेंट को देखा तो वो बी स्टेटमेंट को भी देख रहे हैं हम कि वो उससे फिर सी को भी, और वो फिर प्रिंट करवा रही है, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरीके से है कि इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से कि भाई देखो हमें ये पता चलता है कि ए की वैल्यू से ना कौन से बेसिकली बाकी स्टेटमेंट जो है ना वो अफेक्टेड है, मतलब कि देखो ए की वैल्यू को प्रोग्राम के आगे के मतलब एग्जीक्यूशन पे ना क्या इंपैक्ट है, ये हमें देखना है। ये समझ में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड एक एग्जाम्पल के तौर पर है, फॉरवर्ड स्लाइस ऑफ कोड आपको दिया हुआ है, ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पर। अब एस 3 है आपके पास, ठीक है, मतलब आपने 3 से स्टार्ट करना है ये, सही है। जैसे वहाँ पे 7 दिया हुआ था ना, अब यहाँ पे 3 है, मतलब कि ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया ना, कि आप ऐसे अगर प्रोग्राम में गिवन नहीं होंगे इस तरीके के नंबर, आपने लगा लेने हैं नंबर्स 1 2 3 4 इस तरीके से, सही है। अब 3 का मतलब क्या है कि आपने इधर इन्होंने क्या बता दिया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि सबसे पहले फॉरवर्ड से देखेंगे, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया, इंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब फॉर का लूप चलेगा, फॉर का लूप हम वो नहीं कर सकते, अब स्टेटमेंट का से ये चलेगा हमारे पास, ठीक है, और फिर हम प्रिंट करवा देंगे। मतलब इसका आंसर किस तरीके से होगा, फॉरवर्ड का मतलब ये है कि हमारा स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से चलेगा कि 3, 3 के बाद चलेगा 4, 4 के बाद चलेगा 6, और 6 के बाद चलेगा 8। फॉरवर्ड का मतलब होता है इस तरीके से चलाना, 1 2 3 4, ये फॉरवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है, अगर बैकवर्ड होता तो 7 फिर 6 नीचे से, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं भाई, 3 चला, 4 चला, 6 चला, 8 चला, ठीक हो गया। अब जब 3 4 6 8 चल गया तो इसको रीअरेंज करके लिख दो, क्योंकि ऊपर में पूरा ये कोड लिखा हुआ है, ऐसे ही पूरा उतार के नहीं लिखना वरना गलत हो जाएगा। मतलब जो जो आपके पास है ना, जैसे 3 था इसको सबको रीअरेंज करके लिख दो, 4 3 6 और 8 इसको सबको एक साथ लिख दो, ठीक है। ये आप इस तरीके से लिख दोगे, इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, फिर फॉर लूप, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट, फिर आपके पास की क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, ठीक है, क्लोजिंग ब्रेसेस हो गया, और फिर उसके बाद प्रिंट आपके पास आ जाएगा। सी लैंग्वेज का कोड है ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमारे पास बेसिकली जो है ये लास्ट टॉपिक है कि हम स्लाइसिंग यूज क्यों करें, व्हाई डू वी नीड स्लाइसिंग, हमें स्लाइसिंग की जरूरत ही क्यों होती है, सही है। तो डीबगिंग फोकस ऑन पार्ट ऑफ प्रोग्राम रेलेवेंट फॉर अ बग्स, मतलब कि अगर मैं तुम लोगों को ये समझाऊं तो सबसे पहले डीबगिंग क्या होती है, जैसे कि भाई जब आपको ना कोड में अगर बग्स मिलता है कोई भी, तो फिर क्या होता है, तो स्लाइसिंग बेसिकली आपको ना उस पार्ट पर फोकस बेसिकली ना करने में क्या करती है, मदद करती है, कि जो बग से बेसिकली रिलेटेड है, ये बेसिकली आपको बग के ढूंढने में और उसको फिक्स करने में क्या करेगी, आसानी बेसिकली देती है। प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है। प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि स्लाइसिंग से ना आप ये समझ सकते हैं कि किस मतलब कि कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ठीक है, कौन से दूसरे स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी को इन्फ्लुएंस कर रही थी, वो सी को कर रही थी। ठीक है, इससे बेसिकली आप ना प्रोग्राम को बेसिकली बेहतर समझ सकते हैं और बेसिकली आप जो है उसके जो है ना वर्क फ्लो को भी जो है एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड है आपके पास इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस का टॉपिक हमने जो है वीक 3 के अंदर कंप्लीट डिस्कस किया था, तो अगर वो नहीं पता तो वीक 3 देख लो जाके, प्लेलिस्ट के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा, तो आसानी हो जाएगी। अब देखो इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है कि अगर आप प्रोग्राम में ना कोई चेंज बेसिकली आप करते हैं, हाँ, तो स्लाइसिंग बेसिकली ना ये बेसिकली पता चलता है कि भाई इस चेंज से प्रोग्राम के कौन से पार्ट जो है वो अफेक्ट होंगे, और ये बेसिकली हेल्प कहाँ करता है कि ये बेसिकली हेल्प वहाँ पे करता है लाइक डिसीजन करने में, कि भाई कौन से पार्ट के जो को जो है ना रीसेट करना जरूरी है। अगर मैं इसको और आसान वर्ड्स में बता दूं तीनों पार्ट्स को कि डीबगिंग और अंडरस्टैंडिंग में, डीबगिंग ये होता है कि स्लाइसिंग से ना बग्स को फिक्स करने के लिए सिर्फ रेलेवेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, जैसे हम रेलेवेंट पार्ट्स को देख रहे थे। ठीक है। अब उसके बाद जो है प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या होता है कि ये आपको ना बेसिकली ये देखने में मदद करती है कि बेसिकली हर स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट ने कैसे इन्फ्लुएंस करती है। और इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है, इससे आप बेसिकली जान सकते हैं कि कोड में बेसिकली चेंज करने पर कौन से पार्ट में जो है अफेक्ट होगा और बेसिकली क्या रिसेट करना जरूरी है। तो इन तीन चीज़ों में जो है ना प्रोग्राम की बेसिकली मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है स्लाइसिंग करना। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक रीडिंग असाइनमेंट है, आपने इसको प्रॉपर्ली पढ़ना है कि विजुअलाइजेशंस क्या चीज़ होती है, डाटा फ्लो एनालिसिस क्या है, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस क्या है, ये रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे दिए हैं। टेक्निक्स मैंने आप लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, ठीक है, जिसमें से डाटा फ्लो एनालिसिस और विजुअलाइजेशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैं आगे बताऊंगा, बट ये एज अ तौर पे मैंने आप लोगों को रीडिंग असाइनमेंट दे दिया है कि आप लोग इसको खुद पढ़ें, क्योंकि जब तक आप लोग इसको खुद नहीं पढ़ेंगे फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो डाटा फ्लो एनालिसिस खुद पढ़ें और विजुअलाइजेशन आप खुद पढ़ें, और मुझे आसान वर्ड्स के अंदर कमेंट में जो है आप बताएं कि भाई डाटा फ्लो एनालिसिस क्या होता है, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस क्या होता है और विजुअलाइजेशन क्या होता है। ये आप लोगों का एक टास्क है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये हमारा जो वीक है अलहमदिल्ला कवर्ड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं हाजिर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।